नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं डॉक्टर के पी सैनी जी के साथ, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, शहर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेजर थेरेपिस्ट हैं और रीढ़ की हड्डी के दर्द के थेरेपिस्ट हैं, जिनसे हम जानेंगे आज कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी है क्या और फिजियोथेरेपी का आज के समय में किस तरह से उपयोग बढ़ रहा है और किस तरीके से एक जनरल हेल्थ के लिए फिजियोथेरेपी कितनी उपयोगी है। तो बात करते हैं के पी सैनी जी से। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास अलग अलग तरह के केस आते हैं आज के टाइम में, जो आम भाषा में जो होता है कि किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी का दर्द हुआ तो सीधे डॉक्टर भी कह देते हैं कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट पे आप इलाज करवा लो। तो ये फिजियोथेरेपी है क्या बेसिकली, और ये किस तरह से काम करती है? देखिएगा, फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा का वो अहम भाग है जिसमें किसी भी पर्सन को, कोई भी व्यक्ति होता है या वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, उसकी लाइफ को वापस से रिस्टोर करना, रिहेबिलिटेट करना नॉर्मल तरीके से बिना दवाई के, उसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। फिजियोथेरेपी का मतलब है फिजिकल ट्रीटमेंट। यदि हम इसको बाइफर्केशन करते हैं, फिजियो प्लस थेरेपी यानी फिजिकल ट्रीटमेंट, यानी फिजिकल मेथड से उस पर्सन की बीमारी को, उसकी परेशानी का निदान करके उसको वापस लाइफ की वापस मेन स्ट्रीम में लाके उसको अपने कार्य के लिए सक्षम करना फिजियोथेरेपी द्वारा संभव होता है। अच्छा, एक जैसे किस तरह से दोनों चिकित्सा पद्धति में फर्क क्या है कि एक वो ऑपरेशन हो रहा है, एक आप इसके द्वारा ठीक कर रहे हैं मरीज को, दोनों चिकित्सा पद्धति में फर्क क्या है? दोनों चिकित्सा पद्धति में फर्क नहीं है, दोनों चिकित्सा पद्धति एक साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन हुआ, एक सर्जन है, उसने सपोज करो एक फ्रैक्चर हुआ, उसने ऑपरेशन कर दिया, उसको सर्जन का काम होता है उसको प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करके यूनाइट कर देना, उसको फंक्शनल उसमें दे आना। अब उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज कुछ समय के लिए एक रेस्टिंग पोजीशन में रहती है तो मसल वीक हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, मसल पतली पड़ जाती हैं और स्टिफ होने के कारण पेन भी होने लगता है। तो इन सबको वापस पेन फ्री करना, जॉइंट्स को पूरा चलाना और मसल को पावर देना, रेंज को फंक्शनल करने का काम जो है वो फिजियोथेरेपी का है। तो एक तरीके से दोनों के दोनों साथ चलने वाली थेरेपी है। ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे को वो है, दोनों एक दूसरे को पूरक करती है। दोनों को मिला के ही, दोनों जब एक साथ काम करती है और बेटर वे में करती है, तब पेशेंट को अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, जैसे तो इससे फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम किस किस तरह के रोग दूर कर सकते हैं, किस किस रोगों में ये फिजियोथेरेपी काम करती है? देखिए, फिजियोथेरेपी जो होती है, पैदा होने से लेके जब बच्चा पैदा होता है वहां से फिजियोथेरेपी का रोल शुरू हो जाता है और टिल ओल्ड एज, एंड ऑफ द लाइफ जो उसमें होता है, सभी फील्ड में फिजियोथेरेपी का योगदान है। मैं एक एक करके आपको बारी से थोड़ा सा समझा देता हूं कि फिजियोथेरेपी का वैसे कॉमन जो फिजियोथेरेपी का रिवॉल्यूशन, पहचान जो फिजियोथेरेपी की आई थी बन के, वो फील्ड से आई थी स्पोर्ट्स के, कि जो प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड प्लेयर्स होता है, खिलाड़ी होता है, जब उसको चोट लगती है तो उसको वापस से गेम में फिट करने का काम, उसकी इंजरी को ठीक करके और जल्दी से जल्दी वो गेम खेलने के लिए उसको रहता था, वो फिजियोथेरेपी का काम होता था। और तब से ही लोग फिजियोथेरेपिस्ट को समझने लगे थे कि फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका क्या होती है। लेकिन आज की तारीख में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका क्या है, मैं आपको बताता हूं। फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सा के सभी विभागों से रिलेटेड है, जैसे पीडियाट्रिक्स मतलब बाल रोग विभाग। फिजियोथेरेपी द्वारा उन बच्चों का इलाज किया जाता है जो पैदा होते समय मानसिक रूप से असक्षम हो जाते हैं, किसी न किसी तरीके से उनको मानसिक विकार हो जाता है, हाथ पैर कमजोर पड़ जाते हैं, हाथ पैरों में पतलापन पड़ जाता है, वो नॉर्मल समय पे चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, एक्टिविटी नहीं कर पाते। वो ऐसे बाल रोगों में भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है, वो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी कहलाती है। दूसरा फिजियोथेरेपी का रोल होता है ऑर्थोपेडिक्स फिजियोथेरेपी। ऑर्थोपेडिक्स मतलब हड्डी जोड़ से संबंधित, यानी जब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ऑपरेशन होते हैं, हाथ में टूड़े जुड़ जाते हैं, जब दर्द होता है किसी शरीर के किसी भी जोड़ से संबंधित कैसा भी दर्द होता है, मांसपेशियों से रिलेटेड दर्द हो, नसों से संबंधित दर्द हो, या सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड पेन हो, चाहे लिगामेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उन सब का दर्द का इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। अब करते हैं न्यूरोफिजियोथेरेपी। न्यूरोलॉजिस्ट का भी पता है कि न्यूरोलॉजिस्ट किस चीज का काम है, ब्रेन, स्पाइन्स, नर्व्स। तो फिजियोथेरेपी का रोल न्यूरोफिजियोथेरेपी में भी है। न्यूरोफिजियोथेरेपी में भी मास्टर डिग्री होती है फिजियोथेरेपी में। अब लगभग सभी फील्ड में मास्टर डिग्री होती है फिजियोथेरेपी में। तो न्यूरोफिजियोथेरेपी का काम है कि जो न्यूरोलॉजिस्ट से जैसे विकार होते हैं, जैसे फालिज पड़ जाना, अधरंग हो जाना, लकवा पड़ जाना, चेहरे का लकवा, पैर का लकवा, हाथ का लकवा, शरीर का पूरा लकवा पड़ जाना, चोट लगने के बाद स्पाइनल कोड इंजरी हो जाती है, लोअर हिस्सा काम करना बंद कर देता है, हेड इंजरी हो जाती है, ब्रेन नहीं काम करना, कोमा में पेशेंट हो जाता है,
उन सब पेशेंट को वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। इसी तरीके से मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि हाथों की अपनी कलाओं के द्वारा दर्द को मैनेज करना, चाहे वो नसों से संबंधित दर्द हो, चाहे जोड़ों से संबंधित दर्द हो, तो उसमें बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है जिसमें मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो नॉर्मल उससे करके पेशेंट को दर्द रहित करके नॉर्मल जीवन धारा में लेके आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं गायनेकोलॉजी फिजियोथेरेपी। बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, जो फीमेल्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो शेयर नहीं कर पाती हैं, और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, वो सिर्फ दवाइयां खाती है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी ऐसी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन हैं जिनका फिजियोथेरेपी से इलाज संभव है, लेकिन उनकी अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं, समाज में कोई जागरूकता ऐसी नहीं है कि यदि गायनेकोलॉजिस्ट की ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूट्रस को प्रॉब्लम, जब यूट्रस धीरे धीरे खिसकना होता है, नीचे की तरफ ड्रॉप करना, तो मसल जब वीक पड़ जाती है, हमारा जो पेल्विक फ्लोर होता है, उस पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो वीक पड़ने लगती है और हमारा यूट्रस ढीला पड़ जाता है और यूट्रस निकलने लगता है। अभी क्या होता है, यूट्रस ढीला पड़ गया, भाई यूट्रस निकलवा दो। अब यूट्रस निकलवा दिया, यूट्रस में एक हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है उसकी जरूरत है बॉडी के अंदर, अब उसको बाहर निकाल दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो फिजियोथेरेपी के द्वारा ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो जब यूट्रस निकलना शुरू होता है, प्रोलैप्स करना शुरू होता है स्टार्टिंग में, यदि उसको प्रॉपर एक्सरसाइज कर दी जाए, पेल्विक फ्लोर पे काम करा दिया, उसका यूट्रस निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, जो बहुत सारी फीमेल्स के अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेशन के कारण उनका दर्द की समस्या बनी रहती है। कमर, आप एक कॉमन सर्वे कर लीजिएगा कि लगभग 70% से ज्यादा जो फीमेल्स होती हैं वो कमर के दर्द से पीड़ित होती हैं। उसका रीजन होता है उनको पीआईडी वगैरह ऐसी बहुत सारी समस्या होती हैं कि जो वो बता भी नहीं पाते हैं, शेयर भी नहीं कर पाते, वो ऐसे नेग्लेक्ट कर लेती हैं। उन सब का इलाज फिजियोथेरेपी से संबंधित है। एक होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, कॉन्स्टिपेशंस होता है, और भी बहुत सारी ऐसी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है जिसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जब डिलीवरी के बाद हमारा मसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर लूज होता है वापस रिस्टोर नहीं कर पाता, तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है इनकॉन्टिनेंस। जब छींक आने पे, ज्यादा हंसने पे, वहां पे कभी कभी यूरिन्स लीक होने लगता है, ड्रॉप्स निकलने लगता है, तो गीला, उससे कभी कभी उन फीमेल्स को हमें प्रॉब्लम क्या होती है, यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है। इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने की वजह से उनका हेल्थ गड़बड़, ऐसे कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। तो मैं वो बता रहा हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपी का अभी अवेयर नहीं है, जागरूकता नहीं है पब्लिक को कि क्या गायनिक कंडीशन में फिजियोथेरेपी हो सकती है। ऐसी कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट, कार्डियो पल्मोनरी, आजकल हार्ट का अटैक हुआ सीधा, अरे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि एंजाइना का जो सर्वाइकल का पेन है वो एंजाइना से सिमिलर करता है। ऐसे केसों को रूल आउट करने की जरूरत है कि क्या उसको एंजियोग्राफी की जरूरत है या नहीं है। फिर जिन लोगों को बाईपास सर्जरी हुई है, जिन लोगों को कार्डियक अलग प्रॉब्लम है, उनका एंडुरेंस ट्रेनिंग कराई जाती है, उनके हार्ट की पंपिंग बढ़ाने के लिए, हार्ट के लिए अच्छा प्रॉपर सर्कुलेशन होने के लिए कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग करी जाती है। तो इस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट वो एक वास्ट सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें जैसे अभी और नए फील्ड आ रहे हैं कि ऑस्टियोपैथी होती है, कायरोप्रैक्ट्स होते हैं जो स्पाइन को मैनिपुलेट करते हैं, स्पाइन को अलाइन करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने समझा होगा कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, सब टू व्हीलर भी चलाते हैं, कभी गड्ढे में डलती है तो अलाइनमेंट खराब हो जाता है। हम जब भी सर्विस कराने जाते हैं वो कहता है भैया अलाइनमेंट करा लो, बैलेंस करा लो। हमारी बॉडी भी एक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी गड़बड़ हो सकता है रोजाना के उठने से कुछने से। इसका भी यदि अलाइनमेंट बैलेंसिंग करी जाए करेक्ट तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि हमारी बॉडी का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग सही रहा तो कभी घुटने नहीं खराब हो सकते। आजकल एक नया कंसेप्ट आपने देख रहे होंगे कि जो कहता है घुटने घिस के ऑपरेशन करा लो, घुटने घिस के ऑपरेशन करा लो। उसका रीजन यही है कि हमारी बॉडी का अलाइनमेंट खराब होने से हमारे घुटने घिसते हैं। जैसे कार का अलाइनमेंट खराब होने से समय से पहले टायर घिसते हैं, ऐसी हमारी बॉडी का अलाइनमेंट खराब होने से समय से पहले घुटने खराब होते हैं। इसका एक मेन रीजन है, यदि अलाइनमेंट हमारी बॉडी का सही है तो अभी घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे इसमें। और वो घुटने का अलाइनमेंट, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट कौन करता है? कायरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ अलाइनमेंट करके आपकी बॉडी को रीअलाइन कर देगा। आपकी बॉडी का रीअलाइन होगा, आपको कोई दर्द ही नहीं होगा उसमें, बहुत बेटर तरीका। तो इस तरीके से फिजियोथेरेपी बहुत सारा स्पेशलाइज्ड है जिसमें कोई दवाई नहीं होती, कोई ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ नॉर्मलाइज मेथड। जैसे कोई डेंटर के पास जाता है, भाई जब अलाइनमेंट खराब होता है डेंटर क्या करता है? टायर थोड़ी बदल देता है उसका, जो लूज होता है, मान लो कोई स्क्रू लूज हो गया या कुछ ढीली हो गई या वेट बैलेंस है ना, उसको टाइट कर देता है स्क्रू अपने चाबी से, पाने से, जैसे भी करके। तो ऐसे ही ऑस्टियोपैथ का रिलेटेड का फील्ड है या फिजियोथेरेपिस्ट का फील्ड है, जो मसल ढीली हो गई उसको टाइट कर देगा, जो टाइट हो रही है उसको ढीली कर लेगा, बैलेंस करने का काम है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है बैलेंस बॉडी को करना। अच्छा, जैसे कि जो फिजियोथेरेपी की खास पहचान बनी है वो तो एक तो अर्थराइटिस से जी, और गठिया बाय जिसको हम बोलते हैं, और स्पॉन्डिलाइसिस, तो इसमें किस तरीके से काम करता है?
फिजियोथेरेपिस्ट का जो मेन काम होता है, जैसे आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा कॉमन फिजियोथेरेपिस्ट को समझा जाता है, या तो दर्द से संबंधित कि भाई दर्द हो गया तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, या खेल कूद से संबंधित चोट लगी तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, और थोड़ा सा जो अभी और अवेयरनेस आई है तो पैरालिसिस न्यूरो वालों के केस में आई है, भैया हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, चलो फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो ये 3-4 फील्ड अभी कॉमन है जिसमें थोड़ी सी जागरूकता आनी शुरू हुई है, लोग फिजियोथेरेपिस्ट के रोल को समझना शुरू किया है। जैसे दर्द है, दर्द का कारण ढूंढना होगा, भाई ये जो पेन है ये जॉइंट्स में है, मसल में है, नर्व्स में है, सॉफ्ट टिश्यू में है, किस वजह से है, जिस वजह से प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट होना है। मान लो जॉइंट्स के कारण प्रॉब्लम है, जॉइंट्स को मोबिलाइज करना है, जॉइंट्स को आर्टिकुलेट करना है, तो वो सब चीजें करनी है। मान लो उसको इमोबिलाइज करना है या मोबिलाइज करना है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी, तभी जाके उसका सोल्यूशन निकलता है। जैसा आपने अभी बताया कि लकवे में फिजियोथेरेपिस्ट का महत्वपूर्ण रोल होता है, तो लकवे में क्या प्रोसेसिंग है कि उसको वो ट्रीटमेंट मिलने लगता है, रोगी अपना ठीक होने लगता है इससे? लकवे के अंदर क्या होता है कि जो उसका नर्वस सिस्टम होता है वो काम नहीं कर रहा है। मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि वो यूज नहीं होगी तो वो पतली पड़ जाएगी, फाइबर्स एट्रोफिड होते जाएंगे और वो एक तरीके से फिर वापस नहीं रिकवर। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है उस मसल पे वर्कआउट करना, उसको नर्व को स्टिमुलेट करना, और जब नर्व स्टिमुलेट होगी है और मसल्स वर्कआउट करती रहेगी तो एट्रोफी नहीं होगी, फाइबर उसके डैमेज नहीं होंगे और वो रिकवरी में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से लकवे वाले, फालिज वाले मरीज दोबारा से नॉर्मल होते हैं, उनके हाथ पैर काम करने लगते हैं। बहुत कॉमन सा देखने में मिलता है, आजकल चेहरा भी आजकल तिरछा हो जाता है, चेहरे पे भी लकवा पड़ता है, बड़ा कॉमन आता है जब सर्दियां पड़ने लगती हैं तो उसमें बहुत कॉमन सा आ जाता है। तो उसमें यदि प्रॉपर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, लकवे में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से लकवा पड़ जाता है? सर लकवा बेसिकली क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है तो वो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब वहां से इंपल्स जाता है मसल्स को, तब मसल काम करती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी है, यदि इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारा पंखा चल रहा है और लाइट जल रही है। अब लाइट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट गई तो पंखा चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी नया किसी भी कंपनी का पंखा चला लो, यदि लाइट नहीं है तो पंखा नहीं चलेगा। तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी बॉडी की, यदि वो कट गई तो हमारी बॉडी चाहे कितनी भी अच्छी हो नहीं चलेगी। तो उस कंडक्शन को वापस रिस्टोर करने में जो हेल्प करता है वो फिजियोथेरेपिस्ट करता है। अच्छा, जैसे ये स्पॉन्डिलाइसिस है, ये कमर के दर्द का मेन माना जाता है, तो इसमें किस तरह क्यों तो होता है ये, और क्या इसकी चिकित्सा है आपके उसमें? सर जो स्पॉन्डिलाइटिस है, बेसिकली स्पॉन्डिलाइटिस बॉडी का डीजेनरेशन है। और डीजेनरेशन कैसे होता है? खराब अलाइनमेंट से। हम लोग गलत डायरेक्शन में काम करना, बहुत लंबे लंबे समय तक एक ही डायरेक्शन में बैठ के काम करना, लैपटॉप पे काम करना, डेस्कटॉप पे काम करना, मोबाइल में काम करना, गलत डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना, गलत डायरेक्शन में बैठ के ऑफिस का वर्क करना। यदि किसी का काम बहुत देर तक पढ़ने का तो पढ़ ही रहा है, खड़े होकर खड़ी कर रहा है, खड़े होकर ही काम कर रहा है, पुलिस वाला है वो पूरे दिन खड़े होकर काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो हम लोगों की जो वर्किंग से रिलेटेड इस तरह की पोजीशन है तो वो उस पर्टिकुलर जॉइंट पे, सबके अलग अलग से है, वहां पे उसको स्ट्रेस करते हैं, डीजनरेशन करते हैं और वहां पर वो दर्द का कारण बनते हैं। इन सबको न्यूट्रलाइज किया जाता है कि यदि इनको प्रॉपर एक्सरसाइज करी जाए तो वो इसी से प्रॉपर से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक खास सवाल आता है कि जैसे इन चीज़ों से, जैसे आपने बताया वर्किंग हैबिट की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, तो अपनी वर्किंग में किस तरह का, डेली वर्किंग में रूटीन कैसे बनाएं कि इस तरह की बीमारी कम हो ही ना और कम से कम हो? देखिएगा, सबसे बढ़िया है कि अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखना। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि रोजाना एक तो हर बंदे को वॉक करना चाहिए, जितना भी उसको टाइम के अनुसार पॉसिबल हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना वो निकाले वॉक करना चाहिए। प्लस रोजाना बॉडी का स्ट्रेचिंग करना चाहिए। यदि वो रोज बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है तो जो प्रॉब्लम उसके अर्गोनॉमिकल है, जो उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली उसको स्ट्रेचिंग से उसको बैलेंस कर लेगा और वो उसको कम होंगी। फिर भी यदि किसी को अपने किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो कुशल फिजियोथेरेपिस्ट से, अपने एक अच्छे एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट से मिले कि भाई मेरा ये काम है और मुझे क्या संभावना हो सकती है। भाई सबका अलग अलग पोस्चर होगा, तो यदि वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेगा कि भाई मेरा ये काम है, तो आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दो सर कि मुझे क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो वो उनको एक एक्सरसाइज का प्लान देंगे कि आप रोजाना यदि ये 5 मिनट या 10 मिनट की एक्सरसाइज रोज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड है पर्टिकुलर, कि जिसका कंप्यूटर पे रिलेटेड काम है उसको नेक से संबंधित काम दी जाएंगी, किसी का बहुत ज्यादा सिटिंग का ही काम है, सिटिंग के वजह से ना उसको बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाएंगी, किसी का खड़े होने का काम है तो लोअर लिम्ब से संबंधित उसको एक्सरसाइज दी। तो उसको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज एक्सरसाइज उसको लिए पर्सनलाइज बता दिया जाता है कि भाई आपको ये इन मसल्स पे काम करना है तो आप फिट रहेंगे। और वॉक तो हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि वॉक करने से पूरी बॉडी एक्टिवेट रहती है।
अच्छा, जैसे आप लोग कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसको फिर कुछ खाने पीने की भी कुछ अलग से हिदायत देते हैं या नॉर्मल से ही चलता है? सर खाने पीने में हम बहुत ज़्यादा तो वो नहीं करते, लेकिन खाने पीने में हम लोगों को यही बताते हैं कि खाने में फ्रूट्स को और वेजिटेबल जो सलाद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि शरीर के अंदर जितना फाइबर्स अच्छा जाएगा उतनी बॉडी अच्छे से उसका वर्कआउट करती है। और बाकी जितना ऑयली फूड या फास्ट फूड जितना कम करेंगे, क्योंकि ऑयली फूड्स और फास्ट फूड से क्या होता है, बॉडी का जो है एसिडिक मीडियम बढ़ने लगता है, और एसिडिक मीडियम बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। और जो जितने भी फ्रूट्स लेते हैं या हम लोग सलाद लेते हैं, इस तरह की चीज़ें लेने से ये बॉडी को एल्कलाइज करते हैं, और जितना भी एल्कलाइन बॉडी होगी उतनी बॉडी कम टॉक्सिन्स होगी और अच्छे से बेटर तरीके से अपना परफॉर्मेंस देती है। तो ये थे डॉक्टर केपी सैनी जी, जिनका साफ कहना है कि अच्छे से खाना पीना रखें और फाइबर्स ज़्यादा लें और अपने बॉडी पोस्चर का ज़्यादा सही इस्तेमाल करें, उसके अलाइनमेंट को सही रखें, और हल्का फुल्का व्यायाम 2-4 किलोमीटर का पैदल या हल्की हल्की वॉक जरूर करें, ताकि ये शरीर स्वस्थ बना रहे और उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट तक आने का कम से कम वे पहुँचें। लेकिन यदि हो भी जाता है तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें और उसी की सलाह पर काम करें। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।